हेलो गाइस, जैसा कि आप सभी जानते हैं हमारा स्टेनो फॉर ऑल यूट्यूब चैनल है। बेसिक से लेकर एक्सपर्ट लेवल की आपको क्लास उपलब्ध कराई जाती है। आप देख सकते हैं अभ्यास 9, 10, 11, 12 चार अभ्यास यहाँ पर समाहित की गई हैं अंक 1 के आनंद आशुलिपि मासिक पत्रिका, जिसको हमने 160 शब्द प्रति मिनट की गति पर रिकॉर्ड किया है। ये 10 मिनट का समय रहेगा और पार्लियामेंट्री पोर्टल पद की तैयारी करने वाले छात्रों के लिए काफ़ी लाभदायक रहेगा। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट पर इसको टाइप करके देख सकते हैं, अपनी गलतियों का मूल्यांकन प्राप्त कर सकते हैं। आप हमारे होम पर जाएंगे, होम पर प्राइज़ में आप यहाँ देख सकते हैं बहुत सारे प्लान हैं और प्राइस में आपको अलग अलग प्लान दिखाई दे जाता है। आपने करना ये है कि इस प्लान के अंतर्गत जैसे अब ये आनंद आशुलिपि मासिक पत्रिका 160 शब्द प्रति मिनट 1 से 4 6 किताबें इसमें समाहित की गई हैं। उसके बाद 7 से 12 वॉल्यूम और 13 से 18, 19 से 20, 24, 25 से 30, उस तरह से 6 वॉल्यूम का एक सेट बनाया हुआ है। कैलाश चंद्रा की मैगजीन का भी यही सीन है। इसके अलावा भी बहुत सारी किताबें यहाँ समाहित हैं। आप किसी भी प्लान के अंतर्गत ये सुविधा प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही आपको स्टडी मटेरियल मिलता है, जॉब से रिलेटेड, आपको स्टूडेंट से रिलेटेड जॉब प्रतिदिन की जानकारी मिलती है। आपने करना ये है, रजिस्ट्रेशन करना है अपने प्लान के अंतर्गत। जैसे आप इस प्लान को लेना चाहते हैं 160 शब्द प्रति मिनट की गति पर, 1 से 6 वॉल्यूम यहाँ पर हैं। इस पर आप क्लिक करेंगे, नाम, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, यूज़र नेम, पासवर्ड, कन्फर्म पासवर्ड, साइन अप और हमारा जो कॉन्टैक्ट नंबर है इस पर आप हमें डिटेल भेजेंगे। यहाँ पर आप हमें स्क्रीनशॉट भेज सकते हैं, सर ये पासवर्ड है, ये यूज़र आईडी है, या फिर प्राइस के आधार पर आप प्राइस में देख सकते हैं। इस नंबर पर हमारे आप व्हाट्सअप कर सकते हैं कि सर ये हमारा यूज़र आईडी है, पासवर्ड है, हमने पेमेंट कर दिया। पेमेंट कन्फर्म करने का आप स्क्रीनशॉट हमें शेयर करेंगे। पेमेंट कन्फर्म होने के बाद में आपकी आईडी एक्टिवेट कर दी जाती है। आप उसका लाभ ले सकते हैं, 1 माह तक के लिए प्लान रहता है। चलिए आते हैं अपनी डिक्टेशन की ओर। सभी तैयार रहें 160 शब्द प्रति मिनट की गति पर, जो रिपोर्टर पद की तैयारी कर रहे हैं। रेडी? अध्यक्ष महोदय, यह सच है कि सार्वजनिक एड्स की घटनाएं मुंबई में हुई हैं और उसके बाद पूर्वांचल में हुई हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय को इस बात की जानकारी होनी चाहिए कि सारे हिंदुस्तान की समस्या है, किसी प्रदेश की समस्या नहीं है। एड्स की बीमारी घातक है। पिछले दिनों बंगलौर में 5 मौतें हुई जो एड्स के कारण हुई और उनमें 2 विदेशी थे और 3 स्वदेशी थे। गोवा में यह समस्या है। यह समस्या किसी शहर की समस्या, बस्ती की समस्या नहीं है, यह पूरे समाज की समस्या है। मुझे डर उनका नहीं जो पापों के गुनहगार हैं, मुझे डर उनका है जो निष्पाप हैं। नशीली दवाओं की सुइयों के कारण 20% लोगों को एड्स होती है। नशीली दवाओं की सुइयों को रोकना बहुत मुश्किल है क्योंकि खुद नशीली दवा को सेवन करने वाले को इस बात की परवाह नहीं होती कि सुई नई है या पुरानी। वह चिंता नहीं करता। स्वास्थ्य मंत्रालय जानता है कि पूर्वांचल में जो सारे एड्स के मामले हैं वे नशीली दवाओं के कारण हैं और मैं यह मानता हूं कि यह जो ड्रग माफिया है इसके कारण लोग मर भी रहे हैं और उसके साथ साथ सुई का उपयोग करने के कारण वे एड्स को फैलाने का काम भी कर रहे हैं। इसलिए मुझे लगता है कि केवल स्वास्थ्य मंत्रालय को ही नहीं, गृह मंत्रालय को भी, अन्य मंत्रालयों को, पूरे हिंदुस्तान को मिलकर नशीली दवाओं की सुइयों के संबंध में विचार करना पड़ेगा और किसी प्रकार की कोई कानूनी व्यवस्था करनी पड़ेगी। अब उन माताओं के संबंध में कहना चाहता हूं जिन माताओं को एड्स हो चुका है। अगर वे माताएं बच्चे को जन्म देती हैं तो लड़का हो या लड़की, वह विष पुत्र या विष कन्या है। इसलिए इस विष कन्या के लिए चरक के पास जाने की आवश्यकता नहीं है। कोई भी एड्स की महिला किसी प्रसव को जन्म देती है तो वह विषाक्त व्यक्ति बनता है और जो उस व्यक्ति के संपर्क में आएगा उसको एड्स लग जाएगा। इसलिए कम से कम जिन महिलाओं को एड्स हो चुका है उसके गर्भधारण पर प्रतिबंध लगाने की बात पर हमें कोई ना कोई विचार करना पड़ेगा, कानून बनाना ही पड़ेगा। इस पर एक राष्ट्रीय बहस होनी चाहिए। मैं तो इस समस्या को सामने ला रहा हूं। अध्यक्ष महोदय, आखिर में जो एड्स माताएं, एड्स पुत्र और एड्स कन्याओं को जन्म देती हैं, इससे इस देश को बचाने के लिए क्या करें? मैं समाप्ति पर आ रहा हूं। यह बहुत आवश्यक है। एड्स की कोई दवा नहीं है, न पहले ले सकते हैं न बाद में ले सकते हैं। दुर्भाग्य की बात तो यह है कि एड्स का कभी 6 महीने के भीतर पता चलता है और कभी 10 वर्षों के बाद पता चलता है। जब पता चलता है तो उसका कोई इलाज नहीं है। इसलिए एड्स की कोई ना कोई दवा निकालनी
निकाली जाए और मानव बुद्धि इसका सामना करे। इसकी हम प्रार्थना कर सकते हैं, लेकिन जब तक दवा ना मिले तब तक हमारे पास क्या उपाय है, हम क्या कर सकते हैं? इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण है वह है शिक्षा एड्स पर। अगर मुझे आप क्षमा करें तो समाज के जो नेता हैं, वे मंत्री हों या संसद सदस्य हों, सब कहते हैं कि इस विषय को छूना नहीं है, इसकी चर्चा नहीं करनी है, यह गंदी चर्चा है। मैंने जब इसके लिए आधे घंटे की चर्चा मांगी तब कुछ लोगों ने कहा कि क्या आपको कोई और विषय नहीं मिला जो एड्स पर चर्चा कर रहे हैं, जैसे कि मैं कोई गलत काम कर रहा हूं। इस प्रकार की स्थिति है, ऐसा मुझे कुछ मित्रों ने कहा, संसद सदस्यों ने नहीं। उन्होंने मान लिया इसलिए हुई है। मैं आपको बता दूं किस प्रकार की गलत धारणा एड्स के बारे में है। बिहार में पटना ब्लड बैंक के एक व्यक्ति ने, मैं उसका नाम लेना नहीं चाहूँगा क्योंकि वे उपस्थित नहीं हैं, उन्होंने जो कहा है उसको मैं यहाँ पर पढ़कर सुनाना चाहता हूँ। मैं उसको दोष नहीं देता। अगर ऐसा है तो गुजरात कहेगा कि यहाँ कृष्ण हुए इसलिए नहीं हो सकता। महाराष्ट्र कहेगा कि क्योंकि यहाँ पर शिवाजी हुए इसलिए यह महाराष्ट्र में नहीं हो सकता। मैं किसी प्रांत की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन अज्ञान कहाँ तक हो सकता है, यह इससे पता चलता है कि एक ब्लड बैंक चलाने वाला व्यक्ति यह खुद कहे कि क्योंकि वह गौतम बुद्ध की जन्मभूमि है इसलिए वहाँ पर एड्स होने की संभावना ही नहीं है। अगर हम ऐसे विषयों को इसी तरह नीचे धकेलने की कोशिश करेंगे तो इससे रास्ता नहीं निकलेगा। महोदया, मैं सर्वप्रथम आपके सामने माननीय सदस्यों के प्रति आभार प्रकट करता हूं, जिन्होंने भारतीय पुनर्वास परिषद विधेयक 1962 पर अपने मूल्यवान विचारों से हमें और सदन को लाभान्वित किया। बहुत सारे प्रश्नों को माननीय सदस्यों ने रखा, मैं जिनके पीछे औचित्य है। परिषद की बैठक के संबंध में जो आप लोगों ने चर्चा की है, मेरा भी ख्याल है, विश्वास है कि परिषद की एक बैठक होनी ही चाहिए, पर कोई बैठकें भी होनी चाहिए, क्योंकि बैठक एक होती है जिससे पूर्ण रूप से काम की समीक्षा नहीं होती। इसलिए मैं भी मानता हूं कि बैठक बढ़ानी चाहिए। अंबेडकर साहब ने प्रश्न उठाया है कि आदिवासियों के अंदर बीमारी है, जो भी बीमारी हो, किसी भी कारण से कोई भी नागरिक अगर विकलांग होता है तो उसको भी हम विकलांग की सूची में मानते हैं। उन्हें विकलांग नहीं मानने का प्रश्न नहीं है। यह प्राकृतिक प्रदत्त भी होती है, दुर्घटना के कारण भी होती है, कभी कभी आँख में दवा लगाने से भी हो जाती है, शारीरिक रूप से पिछड़ा हो गया। तो इस तरह से जिन भी कारणों से कोई भी देश का नागरिक विकलांग होता है, प्रभावित होता है और प्रभावित होने के बाद विकलांग होता है, तो वह विकलांगों की सूची में निश्चित रूप से आता है। दूसरी बात, जो आपने विकलांगों की संख्या की बात कही है, अभी तो सरलता से नमूना सर्वेक्षण हो सकता है, पर जिस तरह से सर्वेक्षण की बात कही गई है वह मुश्किल से होगा। इसमें ये आंकड़े आएंगे, पर मैं यह कहना चाहता हूं कि इसकी संख्या कम नहीं है। जहां तक मेरी जानकारी है, इनकी संख्या 1,20,00,000 पहुंची है, मगर आबादी के अनुपात से संख्या अधिक भी हो सकती है और कम भी हो सकती है। एक बात आपसे निवेदन करूंगा कि यह सहानुभूति के पात्र नहीं है, हमारे कर्तव्य का प्रतीक होने चाहिए। समाज में जो यह बातें हैं कि लोग समझते हैं कि विकलांगों के प्रति, चाहे सामाजिक विकलांग हों, आर्थिक विकलांग हों, शारीरिक विकलांग हों या जो भी निर्बल हैं, उनके प्रति सरकार को या व्यक्ति को या समाज को कर्तव्यपरायण होना चाहिए, ना कि सहानुभूति दिखलानी चाहिए। मैं इसे नहीं मानता हूँ। मैं मानता हूँ कि हमारा कर्तव्य है कि निर्बलों को ऊपर उठाएं। हमारी सहानुभूति नहीं, सहानुभूति के अंदर यह भावना है कि मैं बड़ा आदमी हूँ। महोदया, हमारा यह कर्तव्य होना चाहिए कि वह हमारे परिवार का व्यक्ति है, हमारे घर का व्यक्ति है, हमारे समाज का व्यक्ति है।
इस कर्तव्य परायणता का अभाव हो रहा है, जिसकी वजह से जो हमें सेवा इनको देनी चाहिए वह सेवा इनको नहीं मिलती है। तीसरा यह कि किसी परिस्थिति में यह विधेयक लाना पड़ा, जैसे कि रजनी रंजन शाह ने ठीक ही कहा और उन्होंने सारी परिस्थितियों का विश्लेषण करके आपके सामने प्रस्तुत कर दिया कि पिछली शताब्दी के अंतिम 2 दशकों में इस पर गहराई से सोचा गया और भारतीय पुनर्वास परिषद अब तक कार्यकारी शक्तियों के आधार पर चलती थी, जिससे जो लाभ उन तक पहुंच सकता था वह नहीं पहुंचा, लेकिन कानूनी दर्जा देने की आवश्यकता पड़ी। इसलिए हम आपके सामने यह बिल लाए हैं। मैं बोलने जा रहा हूं। हमारे माननीय सदस्य ने बहनों के संबंध में कहा, किसी परिस्थितिवश वह बांझ अवस्था में जाती है, उन्हें भी विकलांग अवस्था में मानते हैं। माननीय सदस्य ने एक और प्रश्न उठाया कि सरकारी नौकरियों में उनके लिए क्या प्रावधान है। उनके लिए 3% का प्रावधान है। एक बात और मैं विशेष रूप से आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि मेरे पास इस तरह के जो भी प्रश्न पत्र आते हैं, जो भी विकलांग हैं, असमर्थ हैं, जिन्होंने शिक्षा प्राप्त कर ली है, योग्य हैं, लेकिन उनको कहीं नौकरी नहीं मिलती, इस संबंध में मेरा कहना यह है कि 3% तो उनके लिए निश्चित है ही। इसके अलावा भी हम उन विभागों को उनके लिए पत्र लिखते हैं। यह हम अपना कर्तव्य समझते हैं। हमारा यह फर्ज है कि सार्वजनिक क्षेत्र में जितने उद्योग धंधे हैं, मैं उन्हें भी लिखने के लिए तैयार हूं। जो निजी क्षेत्र में भी हैं, उनके पास भी मैं विकलांग भाइयों और निर्बल भाइयों के संबंध में अपनी सिफारिशें, अपनी अनुशंसा नौकरी के लिए भेजने के लिए प्रस्तुत हूं। सिर्फ उत्तर इतना है कि आपका पत्र हमारे पास उसके संबंध में चला आए तो यह आधार बन जाता है उनकी मदद करने का। अन्यथा सीधे पत्र आता है तो छानबीन करने में समय लग जाता है। अगर माननीय सदस्य अनुशंसा से किसी भी व्यक्ति के बारे में जो निर्बल, कमजोर, विकलांग या असहाय है लिखेंगे तो मैं निश्चित रूप से संबंधित विभाग से निवेदन करूंगा। यह हमारी डिक्टेशन समाप्त हो चुकी है। जो भी करना चाहते हैं कर सकते हैं। वेबसाइट पर जाकर जो टाइप करना चाहते हैं, जिन्होंने रजिस्ट्रेशन कराया हुआ है, वो उसका लाभ ले सकते हैं।